स्टार्टअप को लेके हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर क्या पढ़ा था कि एक स्कीम लॉन्च की है इंडिया में स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट हैं उसके, है ना, और किस तरीके से स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा या सपोर्ट किया जाएगा उसके बारे में हमने पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि स्टार्टअप को आप कौन से एक्शन आइटम होंगे जिनसे आप उनको सपोर्ट करोगे। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब देखा था। आसान बना दो, सिंप्लीफाई कर दो प्रोसेस को, स्टार्टअप में एंटर होना आसान हो, एग्जिट होना आसान हो। दो तो ऐसे ही याद रह जाते हैं, एंटर होना आसान हो, एग्जिट होना आसान हो, एग्जम्पशन मिले टैक्स की। ठीक है, ये उनके लिए एक अच्छा सुविधाजनक काम है। ठीक है, तो ये एक्शन आइटम है। सपोर्ट दे दो पेटेंट और बाकी के जो आईपीआर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट ट्रैक करवा दो, उनकी एग्जामिनेशन का प्रोसेस फास्ट ट्रैक करवा दो। तो ऐसे 5 पॉइंट याद रखना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और फंडिंग कर दो खासतौर पे उनके लिए जो छोटे स्टार्टअप है। और हमने एक पढ़ा था कि उन्होंने एक्शन आइटम के नाम पे हमने एक 10,000 करोड़ का फंड बनाया है जो इन स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड है, तो यहीं से उनको फंडिंग मिलती रहेगी। ये हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ा था। कोई डाउट है इसमें? दोनों टॉपिक मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसीलिए कि कम से कम वो तुम आसानी से उसको 2-5 मिनट दे पाओ एक दिन। रिवाइज तो करना पड़ेगा तुम्हें, और रिवाइज कर लोगे तो याद नहीं मतलब रटना नहीं पड़ेगा। एक बार देखो, ये कल का हमने एक बार बोल के देखा कितना सारा याद आया। याद आया कि नहीं आया? बताओ। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेज टू फंड स्टार्टअप, मतलब फंड करने के तरीके। स्टार्टअप की फंडिंग कितने तरीकों से होती है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है अपने लिए खुद ही फंडिंग करते हैं लोग, और इस फंडिंग का नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आज से इसको समझ लो, ये बहुत सारी जगह तुम्हें देखने को मिलेगी। बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि हम खुद अपने लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं बिजनेस में। इस टेक्निक को बूटस्ट्रैपिंग बोल। इवन इसे और एक्सटेंड किया जाता है, स्टार्टअप की भाषा में हम अपने लिए फाइनेंस कर रहे हैं, और अगर कोई बिजनेस रन कर रहा होता है तो हम बैंक वगैरह से कोई लोन नहीं लाते, बल्कि जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी में से एक पोर्शन अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए निकालते हैं। तो ग्रोथ के लिए भी कहीं से पैसा नहीं लाते, ना स्टार्ट करने के लिए कहीं से पैसा लाते हैं, ना ग्रोथ के लिए। हम अपना ही पैसा बिजनेस में लगाते हैं। इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो जनरली लोग बूटस्ट्रैपिंग से अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, मतलब अपने ही पैसों से स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। इस चीज़ के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस टोन पे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हर टेक्निक में क्या फ़ायदा दिखता है, क्या नुकसान दिखता है। अगर तुम सारा पैसा अपना ही लगाओगे तो सबसे पहली बात तो ये केवल उस तरह के बिजनेस के लिए ठीक है जो बिजनेस स्मॉल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में पूरे हो जाते हैं। जो बिजनेस स्मॉल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में, उसी के लिए ये फीजिबल है। यस और नो? लोग अपनी पुरानी सेविंग्स का पैसा लगा रहे हैं, राइट, हार्ड अर्न मनी है उनकी, जिसे वो बिजनेस में लगा रहे हैं, जिसपे वो रिस्क पे लगा रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही लगा पाएंगे। तो अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसके लिए ये चीज़ चल जाती है। तो ये इसका पहला लिमिटेशन बोल लो, ये एक लिमिटेशन है इसमें। हर चीज़ के फायदे नुकसान है ना, तो ये लिमिटेशन हो गया। दूसरी बात, ये फायदा है। फायदा क्या है? ऑनर की ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ डायरेक्ट रिलेशन में रहती है। आपने दूसरों का पैसा तो लिया ही नहीं, जैसे कोई बैंक से हमने लोन नहीं लिया, हमने लोगों के साथ मतलब कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं ली, और हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया अपने पैसों, अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करके। तो जो भी बिजनेस की ग्रोथ होगी वो पूरी की पूरी हमारी होगी। ठीक है, ये बेनिफिट ऐसे भी दिखता है। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो जब
बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तब ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा ही पूरा कंट्रोल है बिजनेस पे, क्योंकि फाइनेंस हमारा ही है, जो पैसा लगाता है उसका कंट्रोल होता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो अकेले उस लॉस को हमें झेलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बूटस्ट्रैपिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। लोगों से ही पूछ रहा हूँ। बाकी लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? क्या बूटस्ट्रैपिंग समझ में आ गया है? अगला है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग रेफर्स टू, अब क्राउड फंडिंग क्या होता है यार? मतलब आप अकेले पैसे मत लगाओ, पैसे लगाने वालों की भीड़ लगा लो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्राउड फंडिंग हो गया ना, एक तरह से सीधी सीधी भाषा बोलूँ तो। क्राउड फंडिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर, वेंचर का मतलब बिजनेस ही होता है, तो बाय रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। एक तरह से तुम पार्टनरशिप जैसा बिजनेस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों से पैसा ला रहे हो, क्राउड से पैसा ला रहे हो, और पार्टनरशिप में तो भी लिमिटेड क्राउड होता है, आप उससे भी ज्यादा क्राउड ला सकते हो। आपको उसके लिए ऑब्वियसली कंपनी वगैरह बनानी पड़ेगी, या फिर सोसाइटी वगैरह बिजनेस के लिए बनाओ। ये सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे कि कहाँ पे क्या लिमिट है, कितने लोगों को हम बिजनेस में रोल प्ले दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे पैसा लेते हो उनको मैनेजमेंट में लेके आओ, आप उनसे लोन की तरह से पैसा भी ले सकते हो। तो क्राउड फंडिंग जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं फॉर फंडिंग। एक बात तो ये हो गई। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस रीच आउट, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से सब लोगों को बताती है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में बड़ा पोटेंशियल है, अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो बहुत प्रॉफिट होंगे, और अगर बहुत प्रॉफिट होंगे तो हम वो प्रॉफिट आपस में शेयर कर पाएंगे। तो हम कॉमन पीपल तक पहुंचते हैं फंडिंग के लिए, उन्हें अपना बिजनेस प्लान समझाते हैं। द इमरजेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट क्राउड फंडिंग इज फेयरली recent to India. These platforms have startups or small businesses to meet their funding requirements. तो इंडिया में ये जो क्राउड फंडिंग वाला मामला है, ये अभी नया नया है, अभी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। और रीज़न सिंपल है कि हमारे पास अम, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिनकी हेल्प से हम आसानी से लोगों को एक साथ ला पाएँ कि यार हम कैसे एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाएंगे, हम कैसे उनको अपनी बात समझाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इंडिया में जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर बनेंगे, तो आने वाले समय में तुम देखोगे कि जैसे क्राउड फंडिंग से यार अब बड़ा कमाल का काम कर सकते हो। लोगों को से हजार हजार रुपए इकट्ठे कर लो, अगर आपके पास बड़ा क्राउड है। ये यूट्यूब यूट्यूब जो लोग चला रहे हैं ना, ये लोग ऐसा कर सकते हैं। इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, और 100 रुपीज ईच की भी क्राउड फंडिंग करके कोई किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा के वो लोग उनको रिटर्न्स भेज सकते हैं। पर वही वाली बात है ना, यूट्यूब पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इस चीज को सही डायरेक्शन मिल गई और लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर लिया, तो क्राउड फंडिंग से बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स ओपन हो सकते हैं। कई लोग ट्राई करते हैं, अगर तुमने कभी देखा हो, वैसे तुम कम ही देखा करो, मत देखा करो, बट यूट्यूब पे लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि मैं कोई नई स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और वो क्राउड से कहते हैं कि आप मुझे इसमें सपोर्ट करो। हालांकि वो सीधे पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन कई सारी अब इस तरह से भी लोग काम करने लगे हैं कि आप हमको सपोर्ट करो, अपन एक बिजनेस करते हैं, अपन सब एक ही कम्युनिटी है, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो अपन सब में बटेगा। एक तरह से वो कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं, और फंडिंग की जो तरीका है वो बड़ा कैजुअल है।
क्योंकि छोटी छोटी फंडिंग ले लेते हैं और उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। अब मिलियन सब्सक्राइबर हैं किसी के पास, अगर वो 100 रुपए भी ले लेगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, अपने एक सब्सक्राइबर से, और उस सब्सक्राइबर को क्या है यार, उसको लगेगा चल ठीक है जा तू कर ये ले 100 रुपए, तो क्या होगा, उसके पास 100 मिलियन रुपये। मेरी बात कुछ भेजे में गई, क्या बोल रहा हूं मैं? 100 मिलियन। तो ये ये है क्राउड फंडिंग। वहां बड़ा पैसा नहीं लिया जाता क्राउड से, छोटा छोटा पैसा लिया जाता है, ताकि उनको ऐसा लगे यार ये तो मेरा एक छोटा सा खर्चा है, मतलब डेली पॉकेट एक्सपेंस है। 100 रुपए लोगों के लिए आज डेली पॉकेट एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप 1 मिलियन लोगों से 100 रुपए रेस करने में सक्षम हो, आप उनको ये भरोसा दिला सकते हो, तो 100 मिलियन की कैपिटल एक साथ इकट्ठी हो गई, तो आसानी से कोई अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए आप स्टार्टअप ला सकते हो। ये है आज की दुनिया। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जब भी पढ़ाई करो अवेयरनेस के साथ करो। ऐसे वो ट्रेडिशनल तरीके और वो सब बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो, हम रट लेंगे, एग्जाम में तो देनी है। ये यहीं सीखते हैं सब, जिसका दिमाग चलता है वो सीखता है, जिसका नहीं चलता है वो नहीं सीखता है। और तुम्हारा फील्ड है कॉमर्स, समझ रहे हो, तुम्हारा फील्ड है फाइनेंस कॉमर्स, दिमाग उधर चलना चाहिए। नॉट एट, अभी वो टाइम नहीं है कि तुम इम्प्लीमेंट करो, लेकिन एटलीस्ट ऑब्जर्व तो करो दुनिया में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन लेवल पे पढ़ोगे ना। तुम्हें ये मजेदार आइडिया लगा कि नहीं लगा? क्या कहते हो? नहीं, अगर तुम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, अगर तुम वाकई में टैलेंटेड हो, देखो, अगर तुम में किसी चीज का टैलेंट है, एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मेरा टैलेंट है, मैंने डेवलप किया धीरे धीरे करके, ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रिडिक्शन लगाने लगा हूँ, कौन कौन सी टेक्निक उसमें यूज होती हैं, लोगों को भी सिखा सकता हूँ। तो लोगों का और मेरा ट्रस्ट बन सकता है अगर मैं उनसे फेयर बात करूं, कितना एंटिसिपेशन है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस हो सकता है गेन का लूज का, लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप इन्फ्लुएंसर हो इस तरह के जो गैजेट्स में अच्छा नॉलेज रखते हैं, गैजेट्स समझ रहे हो ना, कि भाई नए कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, नए कौन से हार्डवेयर आ रहे हैं उनके क्या इस्तेमाल होना चाहिए, अगर आपका इस पे अच्छा कमांड है और धीरे धीरे आपने इसको डेवलप किया है, और आप जब किसी को राय देते हो तो वो आपकी राय समझता है और उसको फॉलो करता है, यही तो होता है इन्फ्लुएंसर, राइट? ऐसे जो लोग, मैं नहीं कह रहा कि ये जो ये रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब रील्स बना रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये 2 दिन वायरल होंगे और गायब हो जाएंगे। कितने वायरल लोग तुमने अभी तक देखे और वो गायब हो गए, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है। वो है ना, बहुत बड़े, मतलब एक समय पे बहुत ज्यादा वायरल हो गए और गायब हो गए, बिकॉज दे डोंट डोंट हैव कंटेंट। लेकिन जिनके पास कंटेंट है, वो लोग, मतलब यू कैन से, उनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनसे लोग अट्रैक्ट रह पाते हैं। तो अगर आप वाकई में कोई टेक्निक, अभी तुम्हें नहीं पता होंगे, अभी तुम उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया तुमने, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई फाइनेंशियल नॉलेज, कोई हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, इन्वायरमेंटल नॉलेज, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, भले पेड़ पौधे उगाने का हो, भले हेल्थ अच्छी रखने का हो, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। और अगर इन्होंने कोई बिजनेस लॉन्च करने का सोचा, जैसे कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, वो फिटनेस पे अच्छा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। अब ये रियल भी मेरा काम है कि तुम्हें रियलिटी भी थोड़ी पढ़ाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ। आप एक अच्छे हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो, पहले तो आपकी बॉडी फिटनेस में है, ठीक है, और तुमने देखे होंगे इस तरह के इन्फ्लुएंसर कई सारे। अगर वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, बिजनेस आइडिया का मतलब है कि यार वो कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अच्छा दूध का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डेयरी मिल्क लगाना चाहते हैं, और अच्छा घी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, A2 काऊ का घी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनको पैसों की जरूरत है, जमीन खरीदनी पड़ेगी, गाय खरीदनी पड़ेगी, ये सब, और वो प्योर फॉर्म में काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, और लोगों का बिजनेस होता है इससे। कितने ही लोग हैं जिन्होंने बिजनेस लॉन्च किए हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने।
द रियलिटी। पर मैं कह रहा हूं कि इंडिया में अभी भी ये ट्रेंड रीसेंट है और भविष्य यही है, तुम्हें दिखेगा ये। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है उनकी, क्या बोलते हैं, बैंक्स की। कोई केस वेस नहीं होने वाला। इतना छोटा पैसा लिया है तुमने लोगों से, लोग भूल भी जाएंगे। अगर तुमने एक या दो बार भी उनको रिवॉर्ड भेज दिया ना, तो हो गई उनकी वसूली। पर आपका हो गया स्टार्ट बिजनेस, तुमने उनको शेयर होल्डर नहीं बनाया है। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये है फाइनेंस की दुनिया। इस तरह के आइडिया कौन लेके आया होगा? फाइनेंस के लोग लेके आए। उन्होंने ये सजेस्ट करना शुरू किया। हालांकि मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ सिर्फ, ये कोई भी जनरेट कर सकता है, ऐसा कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि आपको वो क्रेडिट वर्दीनेस डेवलप करनी पड़ेगी। खैर, ज़्यादा अंदर चला गया मैं, बट ज़रूरी था तुम्हें थोड़ी बात समझाने के लिए। तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस वेंचर के लिए पैसा लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप वो क्राउड फंडिंग कर सकोगे। मैंने एग्जांपल तुम्हें अभी बता दिया एक प्लेटफॉर्म का, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक होता है एंजल इन्वेस्टमेंट। ये एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये काफी, अब ये तरीका काफी पुराना हो गया है। जैसे रतन टाटा है, या महिंद्रा है, या अडानी है, ये लोग, अगर तुमने कभी कभी न्यूज़ पढ़ी हो कि कोई व्यक्ति है, उसने एक साइंटिफिक रिसर्च का कोई काम अपने घर पे कर लिया, और या उसने कुछ नया इन्वेंट कर लिया, कुछ डेवलप कर लिया, तो ये लोग उसको फंडिंग दे देते हैं कि तू बिजनेस करो, और ये फंडिंग टाटा की तरफ से, ये फंडिंग महिंद्रा की तरफ से। क्या तुमने ऐसा कभी सुना है? क्या तुमने ऐसा कभी सुना है? हाँ। अब यहाँ पे जो वो वर्ड यूज हो रहा है ना, एंजल, ये बड़ा कमाल का वर्ड है। एंजल का मतलब है कि फरिश्ता, है ना? मतलब वो व्यक्ति रिटर्न में कोई बहुत कुछ आपसे चाहता नहीं है। जो आपको अभी पैसे दे रहा है ना, वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता ना। वो आपके मैनेजमेंट में आके कंट्रोल चाहता है, ना वो कोई प्रॉफिट चाहता है। वो ही बस कह रहा है कि आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया लग रहा है, वो ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में है कि वो लोगों की हेल्प कर सकता है, और जिसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है वो उसकी हेल्प कर रहा है बस। तो वो एज अ एंजल काम कर रहा है। क्योंकि अगर इसका ही मैं दूसरा रूप ले लूं कि भाई कोई व्यक्ति के पास आप जाते, अपना बिजनेस आइडिया बताते, जो ये नाम लिया इसने, शार्क टैंक। शार्क टैंक आर नॉट एग्जैक्टली एंजल इन्वेस्टर। वो क्या है? वो है कैंप वेंचर कैपिटलिस्ट लोग हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग हैं। वो आपके बिजनेस आइडिया को समझने के बाद आपको हेल्प सपोर्ट के लिए नहीं देंगे सिर्फ पैसे। वो पर्दे पे दिखाने का अलग तरीका होता है, वो दिखाते ऐसा है, शार्क टैंक वाले दिखाते अपने आप को एंजल इन्वेस्टर है, बट एक्चुअली वो अंदर से एंजल नहीं है, वल्चर है। मतलब वो क्या करते हैं कि जब आपको पैसा देंगे ना, तो आपसे पूरी लिखा पढ़ी ले लेंगे इस चीज़ की कि ये बिजनेस अगर ग्रो कर जाता है तो इसके इतने परसेंट शेयर हमारे होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे बिजनेस आइडिया पे आज इन्वेस्ट किया है। वो एक्चुअली तुम्हारे बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं एंजल इन्वेस्टर बाय डेफिनेशन वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स they are providing you fund with intention to receive the return, and support means they are providing you fund with intention to support your idea, जो जनरल पब्लिक के लिए अच्छा हो सकता है। जनरली वहां पे आते हैं एंजल इन्वेस्ट, जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो सकता है, जो जनरल पब्लिक के लिए अच्छा हो सकता है, जो आगे बढ़ जाएगा तो एज अ सोसाइटी फायदा दिख रहा है। मेरी बात का अंतर समझे कि नहीं समझे? एंजल इन्वेस्टर हर व्यक्ति नहीं बनता, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग, जिनके लिए फंडिंग देना मतलब उनके लिए बहुत छोटी सी बात है, किसी को 100-50 करोड़ दे देना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? वही लोग एंजल बन सकते हैं। शार्क टैंक और इसमें अंतर समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट में अंतर समझ में आया? हेलो?
तो वो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो उल्टा आके आपको मेंटरिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एडवाइस देंगे, और जहां सपोर्ट लगेगा वहां तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जैसे कि कभी मार्केटिंग कर देंगे तुम्हारे लिए, ब्रांडिंग कर देंगे तुम्हारे लिए। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आए, दो तरीके होते हैं। एक स्टूडेंट मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ाना चाह रहा है। अब वो मेरे से सपोर्ट मांग रहा है कि सर आपके पास कुछ चीज़ें हों, कुछ नोट्स हों, वो मुझे दे दो, या कुछ मेरी ब्रांडिंग कर दो, मेरे बारे में कुछ बोल दो। अगर मैं ये काम करता हूँ उसके लिए, ठीक है, तो ये एंजल इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, अपन अगर मैं ऐसा करता हूँ और उससे फिर जो फायदे होंगे उसमें मेरा हिस्सा होगा, तो फिर मैं ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर वो फिर भी रेडी होता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है सर, मेरे को तो बस काम करना शुरू करना है, तो इन दोनों इंटेंशन पे बहुत ज्यादा असर होता है। तुम मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी बताओ, मैंने दोनों ही एक साथ समझा दिया तुमको। अगला पॉइंट वही है, देखो रीड करो। एंजल इन्वेस्टर आर द इंडिविजुअल्स, अंडरलाइन द वर्ड इंडिविजुअल। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ये इंडिविजुअल ही होते हैं। कोई बिजनेस एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए काम नहीं करता। कोई बिजनेस एंजल इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? अभी जो मैं इतनी देर से तुम्हें बातें समझा रहा हूं, केवल सपोर्ट के लिए कोई बिजनेस बनता है क्या? मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में किसी का सपोर्ट कर सकता हूं, पर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सपोर्ट करेगी, रॉन थोड़ी सपोर्ट करेगी किसी को। रॉन का तो बिजनेस है ना। पर्सनल कैपेसिटी में मैं किसी को सपोर्ट दे सकता हूं। तो एंजल इन्वेस्टर आर द इंडिविजुअल विथ सरप्लस कैश, उनके पास बहुत पैसा है। हु हैव कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स, उन्हें लगता है यार कोई अच्छा स्टार्टअप आ रहा हो तो मैं थोड़ा बहुत उसको हेल्प करूंगा। ये उसकी पर्सनल यू कैन से सेटिस्फेक्शन के लिए बंदा करता है कि मैं सोसाइटी में वहां पैसा लगाऊंगा जहां सोसाइटी का फायदा है। दे ऑल्सो ऑफर मेंटरिंग, वो सामने वाले को मेंटरिंग भी देता है। तो देखो वो क्या क्या दे रहा है, इंडिविजुअल क्या क्या दे रहा है? मेंटरिंग, सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ये है एंजल एंजल इन्वेस्ट। कहीं नहीं लिखा है उसको ये रिटर्न चाहिए, उसको ये रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, उसका पैसा वो वापस ले सकता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है कि भाई ये बिजनेस जब अर्न कर लेगा तो मुझे मेरा पैसा वापस दे देगा। दैट इज ओके। ये कोई रिटर्न थोड़ी है। रिटर्न और रिवॉर्ड तो वहां है जहां पे कोई पैसा देके ये बोलता है कि यार डिसीजन मेकिंग में मैं शामिल रहूंगा। जहां पे कोई पैसे देके ये बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग में मैं शामिल रहूंगा, वहां होगा। ये है वेंचर कैपिटल। यहाँ पे क्या होते हैं देखो, दे आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स। वो जो शार्क टैंक है ना, वो वेंचर कैपिटल है। वो प्रोफेशनली मैनेज फंड है। वहां पे चार लोग बैठे, आपको पूरा अंडरस्टैंड किया, फिर उन चारों ने क्या किया, प्रोफेशनली ये डिसाइड किया यार इस बंदे में ह्यूज पोटेंशियल है अर्न करने का, या इसके बिजनेस आइडिया में ह्यूज पोटेंशियल है अर्न करने का। तो वो जो लोग हैं वो कहलाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और वो जो पैसा इकट्ठा करके तुम्हें देते हैं वो कहलाता है वेंचर कैपिटल फंड। वो लोग भी तुम्हें एक्सपर्टाइज, मेंटरशिप सब देते हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो होता है तुम्हारे बिजनेस के साथ ग्रो करना। पर्सनल उन्हें ग्रो करना है तुम्हारे साथ। ये जनरल सोशल बेनिफिट्स के लिए फंडिंग करते हैं, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं। जबकि मैं बात करूं वेंचर कैपिटलिस्ट, नाम में ही छुपा है उनके, क्या वर्ड छुपा है? कैपिटलिस्ट। उन्हें अपनी कैपिटल लगानी है, अपना बिजनेस नहीं बनाना है। उनके पास पैसा है, जिस जिसको बिजनेस करना है वो अपनी कैपिटल लगाते हैं और वहां से प्रॉफिट निकालते हैं। कुछ समझे क्या मेरी बात? बहुत अच्छा तरीका है जिसके पास पैसा हो इस तरह का काम करने का। अंधाधुंध पैसे मत दो। लोग रोज लोगों को पकड़ो, देखो किस किस के पास अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया हैं, और जिस जिसके पास अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया हैं और जिसके अंदर टैलेंट है उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का,
पोटेंशियल है, उसको पैसा दो और वहां से पैसा निकालो। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? हेलो? तो शार्क टैंक यहाँ आएगा। ये क्रिएट करते हैं वेंचर कैपिटल फंड। चलो तुम्हें एक ये वाली मानसिकता भी सिखाता हूँ। सपोज आर्यन, सेजल और लक्ष्य, ये तीनों दोस्त थे बचपन से, धीरे धीरे अपने अपने फील्ड में काम करके कुछ बन गए पहले तो, ठीक है, पैसे कमा लिए थोड़े। अब तीनों ने सोचा यार कोई साइड अर्न, नहीं नहीं तुम्हारे बस की नहीं दिख रहे हैं, तुम तो क्लास ही अटेंड नहीं कर पा रहे हो रोज। अच्छा, ठीक है, करी तो है, आज कर ली है तूने, 15 दिन की छुट्टी मनाते हैं हम। अभी मैं आ रही है तू। अरे कहानी में तेरा दूसरा रोल है यार, सबका एक ही रोल रख दूंगा तो कैसे चल जाएगा? सबके रोल हैं, बता रहा हूँ, समझो। हाँ तो कहानी समझो। तो आर्यन, सेजल और लक्ष्य ने एक दिन मिले, वो बोले यार कुछ साइड अर्निंग भी चाहिए, अपन तो एक ही एक काम करके बोर हो गए, थोड़े बैठे बैठे भी पैसे चाहिए, थोड़ा पैसा है सेविंग में जिसको कहीं लगाया जा सकता है। तीनों ने मेरे को फोन लगाया, सर कुछ है क्या आइडिया? तो मैंने इनको समझाया कि एक काम करो, देखो तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए, और देखो उनके अंदर टैलेंट और पोटेंशियल है क्या, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने फोन वोन लगाए, तो ये जितने आलसी और मक्कार दिख रहे हैं मेरे को अभी ना, ये सो रहे थे तब भी, ये तो आदतें वहीं तक जाएंगी ना। रिद्धिम, प्रचिति, वो एक तनीषा अभी आई थी और शायद गायब हो गई वो। ठीक है हाँ है। तो ये सब मक्कारी मार रहे थे। अब बोलोगे सर कि आप ऐसा भेदभाव करते हो। हाँ, भेदभाव नहीं है ये है मेरिट। जो ईमानदार है, जो रोज काम करता है, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और इस चीज को समझो, लाइफ करेगी तुम्हारे साथ ऐसा, इसलिए सुधर जाओ अभी भी। हाँ, सॉरी सुनाई नहीं दिया। हाँ, अरे अभी रोल शुरू ही नहीं हुआ पागल, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा एक काम करो, अपने पुराने 3 दोस्त ढूंढो, देखो क्या क्या कर रहे हैं। रिद्धिम कुछ कर रहा है, तनीषा कुछ कर रही है, और प्रचिति कुछ कर रही है, कोई फैशन डिजाइनिंग में काम कर रहा है, रिद्धिम कहीं कोई बिजनेस लेके बैठा है कुछ। क्या बिजनेस करेगा रिद्धिम? रिद्धिम रिद्धिम स्पोर्ट्स में रहेगा। रिद्धिम स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहा है, लाठी चलाना सिखा रहा है लोगों को, है ना, कोई फैशन डिजाइनिंग, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग। तुम वही वाले कोर्स करने वाले हो, मेरे को पक्का पता है। तुम्हारे पास अच्छे बिजनेस आइडिया, ये लोग तो प्रोफेशनल बनने की कगार पे हैं, मेरे को पता है ये प्रोफेशनल बनेंगे, अभी से बता रहा हूँ मैं, लिख लो मेरे से। तो इन्होंने सोचा यार ये तो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तुम तीनों से ये लोग मिले, है ना, वो क्या होता है, वो पुराना, वो पुराने लोग एक साथ मिलते हैं आजकल, वो कल्चर है ना यार, एल्यूमनी। हाँ हाँ, हाँ रीयूनियन हुआ, रीयूनियन। रीयूनियन में तुम 6 लोग वापस मिले उस समय। तुमने पूछा कौन क्या क्या कर रहा है, सब हाय हेलो गई, फिर तुमने बोला यार ठीक है, किसका बिजनेस में पोटेंशियल लग रहा है, कौन कौन पोटेंशियल। ये मेरे से आइडिया लेके गए थे, तो ये तुमसे बात करना शुरू हुए, किस किस के बिजनेस में पोटेंशियल है, इन लोगों ने सर्च किया, आपस में तुम लोगों ने बात की। रिद्धिम बोल रहा है मैं इतने बच्चे और इकट्ठे करके उनको सिखा सकता हूँ, मैं बड़े लेवल पे इसको ले जाना चाहता हूँ, है ना। तुम तीनों बिजनेस करते थे, बिजनेस को समझते थे, और बिजनेस के पोटेंशियल को भी समझते थे, लेकिन तुम तीनों का कहना था यार उसके लिए मेरे को और फंडिंग की जरूरत है, मैं अकेले रिस्क नहीं लेना चाहती, मेरी जो सेविंग्स हो रही हैं वो हो रही हैं, पर हम बिजनेस में हैं, इसमें रिस्क ज्यादा है, और अगर रिस्क ज्यादा है तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि यार फंडिंग का सपोर्ट मिले कहीं से, अपन सारे पैसे अपने ही लगा देंगे, अगर डूब गए तो फिर क्या करेंगे। तो इन तीनों ने, तुम तीनों से बातचीत की, फिर इन तीनों ने सोचा यार कि अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल वोल छोड़ो, एक दिमाग की बात सुनो, दिमाग की बात कैसे होती है। एक तरीका था, ये आर्यन, तेजल, लक्ष्य, रिद्धिम, तनिषा और प्रचिति, ठीक है। अब एक तरीका था कि सब, इन तीनों ने कहा यार हमारे पास कुछ सेविंग है और तुम कमा ही रहे हो और तुम्हारे नॉलेज पे भी हमको भरोसा हो रहा है, ठीक है, पुराना रिलेशन भी है अपना, तो एक काम करो, हम पैसे देना शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1 समझो,
इसने इसको पैसे दे दिए, इसने इसको पैसे दे दिए, इसने इसको पैसे दे दिए, सबने 1-1 लाख रुपए दे दिए। एक एग्जाम्पल को पकड़ लो। अब पता है रिद्धिम, हो सकता है तनीषा का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो सेजल को फायदा हो जाए, और इन दोनों का थोड़ा डूब जाए तो ये दोनों नुकसान में चले जाएंगे, या उतना ग्रोथ नहीं मिले। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ हूँ, करो। हाँ हाँ। अब देखो यहाँ मजा, यहाँ मैं फाइनेंस बताता हूँ तुमको, ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग कैसे सोचते हैं। मैंने अब तक बता दिया। हाँ। अब देखो, ये है गधों वाली हरकत। अब मैं तुम्हें वेंचर कैपिटलिस्ट की अकल दिखाता हूँ, या एक सीए जैसी राय देता है, वो राय फ्री में दे रहा हूँ तुमको, समझो। इन तीनों को मैंने बोला एक काम करो, क्यों अकेले रिस्क लेते हो, 3 लाख रुपए एक फंड में जमा करो। ये तीन हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, और ये हो गया वेंचर कैपिटल फंड। और जो अपने पैसे है ना, ये 3 लाख रुपए इन तीनों में बांट दो। सर एक ही तो बात हुई, एक बात है क्या? इस, पता है, हर 1 लाख का 1/3, 1/3, 1/3 पैसे की रिस्क लिए तुमने तीनों पे, हर व्यक्ति ने 1/3 रिस्क लिए। ये बात समझ में आ रही है? आप इस गेम में क्या होगा, अगर नुकसान होगा तो इस फंड को होगा, और फंड का प्रपोर्शन तो इक्वल बटेगा इधर। हेलो हेलो हेलो। पहले 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 आर्यन ने रिद्धिम को पैसे दिए थे, अगर आर्यन का बिजनेस डूबता तो रिद्धिम का पूरा 1 लाख डूब जाता। लेकिन अब अगर रिद्धिम का बिजनेस डूबेगा तो तीनों को मिलके 1 लाख का नुकसान होगा। दिस इज द डिफरेंस। तुमने कितनी रिस्क कवर कर ली। अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि तीन में से दो तो प्रॉफिट में ही जाएंगे, एक नुकसान में चला भी गया तो दो का इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि हम वो एक का नुकसान भी कवर कर देगा और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम गेम समझे कि नहीं? हेलो। तो इंडिविजुअली इनके सक्सेस और फेलियर के चांस को तुमने बहुत रिड्यूस, भाई ये अकेला रिद्धिम सक्सेस और फेलियर का जो भी चांस हो उसको भी तुम बहुत रिड्यूस करके बैठे हो। तुम 3 लोग हो इसलिए, अगर मैं ऐसे 30 लोग इकट्ठे कर दूं तो रिस्क कितनी हो जाएगी, 1/30। रिद्धिम की अकेले 100% की रिस्क, लेकिन उनपे पैसा लगाने वालों की 1/30 रिस्क, 1/100 रिस्क। तो लोग अपना पैसा एक व्यक्ति को नहीं देते, वो इस फंड में लगाते हैं, और ये फंड अलग अलग लोगों में पैसा लगाता है। अब जितने लोगों में पैसा लगाए, अगर सपोज उन्होंने 60 या 70 लोगों में पैसा लगा दिया, तो उसके अंदर से वो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि 40-50 लोग भी अगर अच्छा कर गए ना, तो वो बाकी के नुकसान में चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, अपन फायदे में ही निकलेंगे बाहर। कुछ समझ आई बात? ये है दुनियादारी। अब तो रोल बुरा नहीं लगाना भैया, तुमको बिजनेसमैन बना दिया, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दे दिया, और तुमको ये कैपेसिटी बता दी कि भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम बिजनेस कर सकते हो। बताओ बताओ प्रचिति जी। हाँ, तो मैं कह रहा था पहले ही पॉपकॉर्न बन जाते, उछलने लगते हैं अपन। मैं कह रहा था रुक जाओ, कहानी तो सुन लो। तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये जो इतनी प्लानिंग करके पैसा लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज फंड लगाते हैं ये लोग, और वहां से अपना फायदा देखते हैं। बिजनेस कितना मेंटेन हो पाएगा उसके बाद फिर अपना फायदा देखते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ये इंक्यूबेटर्स की बात तो मैंने पिछली बार भी करी थी, पिछले ही लेक्चर में। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? एक तरह से ये लोग बिजनेस को सपोर्ट और स्पीड देने के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने के लिए काम करते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें बताया था कि अकेले तुम्हें कोई प्रोफेशनल सर्विस लेनी है तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो क्यों ना, अगर तुम किसी इंक्यूबेटर प्रोग्राम में जुड़े रहो ना, तो क्या होता है, वो इंक्यूबेटर हायर कर देता है तुम्हारे लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस, और वो एक ही राय, मतलब एक ही प्रॉब्लम है कई बिजनेसमैन को, तो एक बार अपन किसी सीए के पास गए, उसको एक बार फीस दी और 10 लोगों का काम करवा दिया। ये कमाने के तरीके हैं भैया, मैं बता रहा हूँ तुमको, बिजनेस कॉमर्स में ऐसे ही कमाते हैं लोग।
जैसे तुम 10 किराने की शॉप वालों को जानते हो, समझना मेरी बात, उन सबको जीएसटी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं या उन्हें कोई फॉर्म भरना है, तुमने उन 10 लोगों के फॉर्म अपने हाथ में लिए और उनसे बोला अगर तुम अकेले सीए के पास जाओगे तो एक व्यक्ति के 1,000 रुपए ले लेगा वो एक बार मिलने के, 10,000 रुपए खर्च होंगे, तुम सबके मिला के मैं 8,000 में काम करा दूंगा या 7,000 में काम करा दूंगा। तुम गए सीए के पास, उसको बोला देख एक साथ इकट्ठा काम लाया हूं, 6,000 दूंगा, बात खत्म, 2,000 अपने। ये लोग काम, ये फ्री में नहीं करते काम, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनक्यूबेटर और एक्सेलेटर्स होते हैं, बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी समस्याएं होते हैं उनके समाधान ये ढूंढ के रखते हैं, और सारे ऐसे बिजनेस वालों को ढूंढ के रखते हैं, उनको सबको बोलते हैं कि हमसे कनेक्टेड रहो, सारी समस्या हमको बताओ, और इनके पास वो समाधान वाले लोग होते हैं, ये उनके पास जाते हैं और उनसे समाधान करवा देते हैं, बीच में अपना मार्जिन निकाल लेते हैं। तुम्हें कुछ मेरी बात समझ में आ भी रही है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? बताओ जरा। पैसों की बात हमेशा समझ में आनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया उससे ही चल रही है, और ये गेम सबको खेलना पड़ता है, और इसको जितनी जल्दी खेलना सीख गए तुम, उतने सुकून में रहोगे लाइफ में, बाकी सब चीजें करने के लिए तुमको बाद में टाइम मिलेगा। ये जो अभी तुम्हारा एज चल रहा है ना, यहाँ दिमाग ढूंढना चाहिए उस तरफ, मैं नहीं कह रहा उसको कमाना है अभी, वो है पेशेंस। सिर्फ देखो, सीखो, समझो कि ये दुनिया वाले कैसे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? जब वो एक्यूमुलेट होता जाएगा ना, तो सही बिजनेस आइडिया डेवलप होगा तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हारे ही पास, सही समय पे। आगे देखो, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। ये एनबीएफसी क्या होते हैं आजकल, तुमने वो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट और ये सब तो देख ही रहे हो, मुथूट फाइनेंस, मैग्मा फाइनेंस, कोई गाड़ियां फाइनेंस करवाती है, ऐसी बिजनेस है, कुछ गोल्ड लोन देते हैं, गोल्ड रख के तुम्हारे, तुम्हें, हाँ या ना? इनके बारे में सुना है ना? हाँ सुना है ना। इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बैंक्स नहीं है पर फाइनेंस देती हैं। आरबीआई इनको भी कंट्रोल करता है जैसे बैंक को कंट्रोल करता है, इनका भी रेगुलेटर है वो, और इनको भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो ये भी एक सोर्स है ना यार, तुम्हें पता है बैंक जाके लोन लेना इज नॉट एन इजी टास्क, बैंक में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, पर वो अपना इंटरेस्ट रेट बहुत लो रखते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ये पूरा वैसा सेक्टर है कि यहाँ पे एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस, इतने सारे ऑफिस हैं आजकल, देखना कभी, हर जगह देखोगे ना तो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और भीड़ लगी रहती है उनके यहाँ, और बहुत हाई रेट लेते हैं वो इंटरेस्ट का, 15-15%, 20-20% इंटरेस्ट लेते हैं, और वहां से लोग पैसा उठाते हैं, गाड़ी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, सब फालतू काम। बिजनेसमैन को, सपोज तुम्हें कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, अब बैंक वाला यार 50,000 का लोन देने के लिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मांग रहा है, चार्जेस मांग रहा है, लो इंटरेस्ट रेट पे दे भी देगा, बट माइक्रो फाइनेंस वाले क्या, जाओगे ना, वो पैसा देते समय बिल्कुल नतमस्तक होंगे तुम्हारे सामने, बोलेंगे अब भी ले जाओ, ये लो, ले जाओ, पैसे डाल दिए तुम्हारे अकाउंट में, जाओ, 1 घंटे में पैसा आ जाएगा। बैंक में 1 हफ्ता लग जाएगा, चक्कर काटते रहोगे। इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है लेकिन, पर स्मॉल बिजनेस वालों को यहाँ से फाइनेंस मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ लोग होते हैं जो बैंक फैसिलिटी के लिए क्वालिफाइड नहीं होते, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उन लोगों को फाइनेंस कहाँ मिलेगा? उनको यहाँ से फाइनेंस मिलता है। तो ये हो गई पूरी बात कि एक बिजनेस को फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। खत्म करो इसको। बूटस्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, कैपिटल फंड्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स और माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से उसका फोटो भेज दो।